मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है, जो भी विद्यार्थी इतिहास विषय को लेने के इच्छुक हैं उनके लिए आज हम इतिहास विषय को पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है इतिहास को, लेकिन अगर इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करें या इसको समझने का प्रयास करें तो बहुत सी चीज़ें आसानी से हमें समझ में आने लग जाएगी। इतिहास को विस्तार से ना देखकर हम चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करें। तो इतिहास को जानने से पहले या जो हमारा टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है समय की शुरुआत से, उसको हम पढ़ें। उससे पहले ज़रूरी है कि हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें कि इतिहास क्या चीज़ है, इतिहास क्या है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हम देखेंगे इतिहास, यानी कि इतिहास कैसे बना है। इति प्लस है प्लस आस, इतिहास, यानी कि इसका मतलब होता है यह निश्चय था। ठीक है, इतिहास का मतलब है कि यह निश्चित रूप से हुआ है, यह इतिहास है, यह निश्चित था या फिर ऐसा पहले घटित हुआ था, यही चीज इतिहास है। अब पहले से मतलब है कि बहुत पहले आप चले जाएं, बहुत पहले आप चले जाएंगे तो आप उन चीजों को किससे जोड़ेंगे? इतिहास से। तो साधारण सी भाषा में हम देख लें कि प्राचीन समय की घटनाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से अगर अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ इतिहास कहलाती है। अलग अलग डेफिनेशंस इसकी दी गई है, इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन जनरली हम क्या समझते हैं कि पुरानी चीज़ें जो घटित हो गई, पुराने समय में जो घटनाएं घटित हुई है, वही चीज़ क्या है? इतिहास। और सही भी है कि पुराने समय में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसको हम किस रूप में देखते हैं? इतिहास के रूप में। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्थित अगर हम इतिहास की परिभाषा जानना चाहते हैं तो ये है कि मानवीय संस्कृति की यात्रा में, यानी कि जो हम मनुष्य की जो अब तक की जो यात्रा है, लाखों वर्ष पहले से लेकर अब तक, इस यात्रा में जो भी घटनाएं घटित हुई है, भूतकालीन जो भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से रखकर उसका प्रस्तुतिकरण करना ही इतिहास कहलाता है। और सीधा सा इतिहास का संबंध किससे है? मनुष्य से, कि मनुष्य का जन्म कब हुआ। आज जो हमारा आदि मानव जो हम हैं वो ऐसे थोड़ी थे, पहले हम कैसे थे? तो उस काल से लेकर लगभग 350 लाख साल पहले से लेकर अब तक जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ या जो हमारी मनुष्य जीवन की जो यात्रा थी, उस यात्रा को क्रमबद्ध तरीके से रखना वो इतिहास है। या पूर्व में घटित जो भी घटनाएं हैं जिनका संबंध मनुष्य से है या किसी प्राणी विशेष से है, तो वो चीज़ इतिहास है। तो अलग अलग प्रकार की ऐतिहासिक जो इतिहास की डेफिनेशंस है वो अलग अलग है, लेकिन आप ये कहेंगे कि मानवीय संस्कृति की यात्रा, यानी कि सीधा सी बात है इतिहास का संबंध मनुष्य से है तो हम मनुष्य को लेकर चलेंगे। तो मनुष्य की जीवन यात्रा जो थी प्रारंभ से लेकर अब तक, उन यात्राओं का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से लिखना, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, वही चीज क्या है? इतिहास कहलाती है। देखिए इतिहास की खोज करता देश था ग्रीक। ग्रीक में सबसे पहले इतिहास शब्द की खोज हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक। ये ग्रीक के ही थे। हेरोडोटस जो थे वो ग्रीक देश के ही थे। और इन्होंने इतिहास की खोज की। कैसे? इनकी एक पुस्तक थी हिस्ट्री, जिसमें इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी इन्होंने दे रखी है। और मैंने आपको बताया ग्रीक शब्द की उत्पत्ति है, तो जो ग्रीस है वहां पर
हिस्ट्री कहा जाता था इतिहास को, हिस्ट्री, जिसका अर्थ होता था बुनना। और बुनने का मतलब है कि आप कोई चीज ला रहे हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से सजाते चले जाएं, बनाते चले जाएं, वही चीज बुनना है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इतिहास के जो जनक थे वो कौन थे? हेरोडोटस, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री है, जो ग्रीक भाषा में हिस्ट्री होता था, इसका मतलब क्या होता था? बुनना। और इसी बुनने से क्या बन गया? इतिहास बन गया। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्ट्री। अब दूसरी चीज हम देखें कि भारतीय इतिहास के जनक कौन थे। हमने देख लिया पूरे विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस। उसके बाद हम बात करें कि जो भारत का इतिहास था उसके जनक कौन थे। तो भारतीय इतिहास के जनक थे मेगस्थनीज, ठीक है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। भारतीय इतिहास के जनक थे मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी। भारत का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, तो उस इतिहास को एक जगह इकट्ठा किया अपने ज्ञान अनुभव से। किसने? मेगस्थनीज ने, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यूनानी राजदूत थे ये। यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहां पर आए और यहां भारत के इतिहास का अध्ययन करके उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। तो ये छोटी सी परिभाषा है इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, किस तरह से हम इतिहास को जानते हैं। पूर्व समय से लेकर अब तक का जो क्रमबद्ध एक तरीका है वो इतिहास के रूप में हम देख सकते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस, ठीक है, कहाँ के थे ये मैंने आपको बता दिया। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्ट्री पुस्तक उन्होंने लिखी। फिर अगर हम भारत की बात करें, भारत में आप आ जाएं, तो भारत में जो इतिहास के जनक थे वो थे मेगस्थनीज। भारत के नहीं थे वो, यूनान के थे। यूनान के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के समय में भारत में आए और उन्होंने भारत के इतिहास की जानकारी जुटाकर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? इंडिका, ठीक है। तो ये चीज हो गई इतिहास के बारे में। अब हम जो हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से, उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसका नाम में ही इसको आपको पता लग जाएगा कि कहां से हम इसको अध्ययन करेंगे। समय की शुरुआत से, यानी लाखों वर्ष पहले, जब से इस पृथ्वी के ऊपर किसी प्राणी विशेष का जन्म हुआ होगा, तब से लेकर आज हम जो आधुनिक रूप लिए बैठे हैं, उस समय से लेकर आज तक का हम इस जो चैप्टर है उसमें उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, समय की शुरुआत से। यानी कि ये कहा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर किसी प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ। 56 लाख वर्ष पहले किसी प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ जो किसकी तरह लगता था? मानव की तरह। प्राणी का तो ऐसा मानव जिसका प्रादुर्भाव, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर 56 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणी आए जो किसकी तरह लगते थे? मनुष्य की तरह, मानव की तरह लगते थे। लेकिन क्या इतना इतिहास है मनुष्य का? नहीं। लगभग 360 लाख वर्ष पहले, 360 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव आ गए थे, लेकिन उनका संबंध या उनकी रचना मनुष्य के मिलती जुलती नहीं थी। एक्चुअल में हम अगर देखें तो आज के मानव का जो रूप थोड़ा थोड़ा देखने को मिला, वो कब मिला? 56 लाख वर्ष पहले। अगर प्राणी की बात करें, किसी प्राणी विशेष की, जीव जंतु की, तो लगभग 250 से 300, 350 लाख वर्ष पहले की बातें हैं। लेकिन वर्तमान मानव का जो स्वरूप देखने को मिला वो कब मिला? 56 लाख वर्ष पहले, यानी कि इसका रूप देखने को मिल गया। और अगर हम बात करें आधुनिक मानव की, आज का जो आधुनिक मानव है, हम जिसे हम आधुनिक मानव में आते हैं, वो पृथ्वी पर आया 1,60,000 वर्ष पहले।
यानी कि हमारा जो जन्म, एक बच्चा था, उसके मन में शंका आई कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी बहुत आगे तक चला गया, वो कैसे थे, किस प्रकार के दिखते थे, कैसी उनकी संरचना थी। तो बहुत लाखों साल पहले वो चला गया। और वही चीज आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि हमारे पूर्वज है वो, कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा जन्म या हमारे जो पूर्वज थे उनका जन्म इस पृथ्वी पर किस प्रकार से हुआ। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो जो मनुष्य है, आदि मानव का जो समय काल है पृथ्वी पर आने का, वो कितना माना गया है? 1,60,000 वर्ष पहले का माना गया है, आधुनिक मानव का। ठीक है, अब हम बात करें लगभग 8,000 वर्ष पहले, यानी कि 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व मनुष्य जो होता था उसका जीवन ना के बराबर था। ना वो बोल पाता था, ना समझ पाता था, आपस में मारकाट चलती थी, मनुष्य का मांस मनुष्य मारकर खा जाता था, जानवरों का शिकार कर लेते थे, ना कोई रहने का ठिकाना था, ना कोई स्थायी वास था। लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ साथ उसने अपने आप को बदलना प्रारंभ कर दिया। अब वो एक जगह स्थायी होकर रहने लग गया, पत्थर के औजार बनाने लग गया, आग लगाना उसने सीख लिया। तो कई ऐसे बदलाव मनुष्य के जीवन में आने लगे जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। मनुष्य पहले आग किस प्रकार से लगाता था, आज हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। तो ये परिवर्तन का समय है। वो परिवर्तन का समय था कि पहले मनुष्य किस प्रकार जानवरों की तरह लगता था। हमारे पूर्वज क्या थे? जानवर ही थे। तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ, जानवर से क्या परिवर्तन हुआ, फिर कैसे परिवर्तन हुआ, फिर हम कैसे दिखने लगे, फिर हम कैसे दिखने लगे, आज हम आधुनिक हो गए। आगे आने वाला समय जो आएगा आज से हजारों या लाखों वर्ष बाद में, वो पता नहीं कैसा होगा। तो ये परिवर्तन का क्रम है, ये चलता रहा। तो 8,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व क्या हुआ कि मनुष्य को समझ नहीं थी, वह आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। जंगली जीवन, जो एक जानवर जैसा जीवन व्यतीत होता था वैसा करते थे वो, और आपस में मनुष्य अपना ही शिकार कर लेते थे। तो उस समय अगर हम देखें तो आधुनिक मानव को अगर हम अध्ययन करना चाहें, आधुनिक मानव के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो उसे हम 3 चीजों में बांट सकते हैं कि किन 3 तथ्यों के आधार पर हम आदि मानव का वर्णन कर सकते हैं। यानी कि आदि मानव के अध्ययन के लिए हमें 3 तथ्य चाहिए। पहला है जीवाश्म। जीवाश्म देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जीवाश्म। कैसे पता लगता है कि ये हड्डी किसकी है, ये चीज कितनी पुरानी है? तो कई इस प्रकार के इतिहासकार हुए हैं या विद्वान हुए हैं जिन्होंने काफी लंबा अध्ययन किया, इन चीजों को लेकर जानने का प्रयास किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति कब की है। और ये जीवाश्म क्या है? पेड़ पौधे, उनका कोई अंश हो, या कोई जानवर हो उनका कोई अंश हो, जो पत्थर का रूप ले ले और पत्थर का रूप लेकर वो किसी चट्टान में समा जाए, और उस चट्टान की जब खुदाई की गई तो उसमें वो चीजें मिल गई, और उन चीजों को मिलने के बाद में उन चीजों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तो पता लगा कि आज से लाखों वर्ष पहले भी मनुष्य प्रजाति ने जन्म ले लिया था। तो आधुनिक मानव के अध्ययन करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी जरूरत है? जीवाश्म। अगर जीवाश्म हमें अंश ही नहीं मिलेगा, भाई कहीं आप खुदाई कीजिए, किसी भी स्थल पे खुदाई की, वहां पर कोई भी अंश मिला, हड्डी के टुकड़े मिल गए, वो जीवाश्म है। कालांतर में बहुत समय पहले क्या हुआ, लुप्त हो गए वो, और पत्थर का रूप ले लिया, और पत्थर का रूप ले लिया तो चट्टानों में वो दब गए, और जब चट्टानों की खुदाई की गई तो वो जीवाश्म हमें प्राप्त हो गए। तो ये मनुष्य का इतिहास है, और इस आदि मानव के इतिहास को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीवाश्म, जिसकी देखो डेफिनेशन मैंने आसानी से यहाँ लिख दी है कि पुराने पौधे जानवरों के अवशेषों से जो पत्थर के रूप में बदल कर ही चट्टान में समा जाते हैं। यानी कि कोई भी पुराने पेड़ पौधे हो या जानवरों के जो अवशेष थे, पहले मनुष्य था ही नहीं पृथ्वी के ऊपर, जानवर के रूप में आए थे प्राणी,
फिर बदलता गया और आज आदि मानव हम ऐसे हो गए। तो जानवरों के अवशेष हो या पुराने पौधे पेड़ पौधों के अवशेष हो, वो किसका रूप ले लेते हैं? पत्थर का रूप ले लेते हैं। और पत्थर का रूप लेने के बाद में वो किस में समा गए? चट्टानों में। और जब चट्टानों की खुदाई की गई, वहां पर तलाश किया गया, तो ये जीवाश्म मिल गए। और फिर इन जीवाश्मों को कि इनका इतिहास क्या है, ये चीज क्या है, उनको लैब में भेज दिया गया और विद्वानों ने इसको लेकर खोज की, क्योंकि कुछ अंश उसमें रह जाता है। तब पता चलता है कि ये जो हड्डी है वो कितने वर्ष पुरानी है। कार्बन 14 पद्धति एक पद्धति होती है, कार्बन 14 पद्धति। इस पद्धति के द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो उसके लिए हम कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं? कार्बन 14 पद्धति। तो आप क्या कहेंगे? कार्बन 14 पद्धति क्या है? कि ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्वानों ने इस पद्धति को काम में लिया। जो भी हड्डियां मिली या अवशेष मिले, उनकी जांच की गई। फॉरेंसिक जो लैब थी वहां पर उनकी जांच की गई। तब पता चला कि यह हड्डी कितनी पुरानी है, किसी जानवर की है या मनुष्य रूप में दिख रही है। लेकिन फिर भी इन जांच के बाद में भी कई बार क्या होता था कि विद्वान जो होते थे वो इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते थे। वो इस साक्ष्य को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वो ये कहते थे कि हो ही नहीं सकता ऐसा कि एक जानवर का रूप मनुष्य ले ले, कि पहले वो जानवर था और धीरे धीरे जानवर का रूप मनुष्य के रूप में आ गया। तो कई विद्वान इसका तर्क देते थे कि ये सच नहीं है। मत नहीं था विद्वानों का कि आप जो कह रहे हैं कि एक जानवर के रूप में था, जैसे हम कहते हैं भाई हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। लेकिन विद्वान नहीं मान रहे थे इस चीज को। वो क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि वो इस चीज को जानते थे कि जानवर का रूप जानवर ही होता है, मनुष्य कैसे बन जाएगा। लेकिन हमें तो पता है कि जानवर बंदर का रूप कैसा हुआ, आगे बढ़ता गया और मनुष्य रूप आ गया। लेकिन कुछ विद्वान इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब उनके बीच में तर्क आना प्रारंभ हो गया। ठीक है। और वो क्या मानते थे कि जिस प्रकार पृथ्वी पर जानवरों की उत्पत्ति हुई है, तो जानवरों की उत्पत्ति के साथ साथ उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने मनुष्य को भी पृथ्वी के ऊपर बनाया है। बाइबल ईसाई युग की प्रसिद्ध पुस्तक है। और उसका एक सिद्धांत था ओल्ड टेस्टामेंट, यानी कि बाइबल का एक सिद्धांत था ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। यह सिद्धांत क्या कहता था? और वो विद्वान थे, वो भी इसी सिद्धांत पे लागू थे। विद्वान भी इसी सिद्धांत को मान रहे थे कि जिस प्रकार पृथ्वी पर जीव जंतु जो जानवर आए हैं, उसी प्रकार उस परमेश्वर ने मनुष्य को भी पृथ्वी के ऊपर भेजा है। ये चीज के ऊपर वो मान रहे थे। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जानवर का रूप था पहले और उस रूप ने मनुष्य का रूप ले लिया। तो कुछ विद्वान इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जीवाश्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि आदि मानव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज जरूरी थी? जीवाश्म। फिर उसके बाद में आता है पत्थर के औजार। देखा होगा कि पहले मनुष्य कैसा था, लेकिन बाद में उसने पत्थर से औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। और तीसरा था गुफाओं में चित्रकारी के सबूत। पहले मनुष्य का रहने का स्थान कौन सा था? या तो जंगलों में रहता था, पेड़ पौधों के ऊपर रहता था, लेकिन अपने आप को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए वो कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया उसने? गुफाओं में। और जब वो गुफाओं में रहता था तो वहां पर तरह तरह के चित्र वो बना देता था। तो उनसे भी इस चीज का पता लगता है कि चित्र जानवर तो बना ही नहीं सकता। सीधी सी बात है कि चित्र जानवर नहीं बना सकता, तो किसी मनुष्य नहीं बनाए होंगे। और वो गुफाएं तो आज भी मौजूद है। जैसे भारत में अगर हम गुफाओं की बात करें, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ पर चित्रकारिताएं, गुफाएं बनी हुई है बहुत ज़्यादा, और पुराने इतिहास की जानकारी वहाँ मिलती है। तो चित्र जानवर नहीं बना सकता। तो ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता लगता है कि ये चित्र आदि मानव ने बनाए हुए हैं या मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी बहुत से विद्वान
इस तर्क को देते हैं कि मनुष्य का जन्म जानवर की श्रेणी से निकलकर मनुष्य नहीं बना है। जिस प्रकार उस परमेश्वर ने जानवरों को पृथ्वी पर भेजा है, उसी प्रकार मनुष्य भी आए हैं। वो उस चीज को नहीं मानते। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली, जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं में चित्रकारिता के सबूत। तो ये सारी चीजें आदि मानव के अध्ययन के काम में आती है। यानी आदि मानव के बारे में अगर हम जानकारी ले रहे हैं तो इन 3 चीजों से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर भी विद्वान इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, एक घटना घटित हुई अगस्त 1856 जर्मनी में। एक चट्टान थी, जर्मनी में एक चट्टान थी। उस चट्टान की मजदूरों ने खुदाई की और उस चट्टान की खुदाई के दौरान एक खोपड़ी का टुकड़ा मिला और कुछ अस्थि पंजर की हड्डियां मिली। जब उन मजदूरों को ये चीज़ें मिली तो उन्होंने उसकी जांच के लिए उनको लैब में भेज दिया, विद्वानों के पास भेज दिया कि आप जांच कीजिए कि ये किसकी हड्डी है, ये अस्थि पंजर किसका है, कि ये जो मस्तिष्क की हड्डी है वो किसकी है, आदि मानव की है, मनुष्य रूप की है या किसी जानवर की है। तो उसको विद्वानों के पास भेज दिया गया, जांच की गई और जांच के बाद में पता चला कि आदि मानव जो आज का मानव है उस मानव से इस हड्डी का कोई संबंध नहीं है। यानी आज के मानव की जो रचना है, चाहे अस्थि पंजर से हो या मस्तिष्क से हो, ये बिल्कुल भी इस हड्डी से नहीं मिलती। उन्होंने इस चीज को नकार दिया। तो आदि मानव में और उस मानव जो हड्डियां मिली थी, जो मस्तिष्क की हड्डी मिली थी, अस्थि पंजर मिला था, उसमें अंतर बता दिया कि मैं इस चीज को नहीं मानता। विद्वान ने ये कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते कि ये आदि मानव की हड्डी है या अस्थि पंजर है, ये पता नहीं किसकी है। तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। तो ये एक चैलेंज हो गया कि किस तरह से ये पता लगाया जाए कि वास्तव में आज का जो आदि मानव है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके पूर्वज कैसे थे और ऐसे क्या क्या परिवर्तन होते गए जिसके बाद में आज के आदि मानव जो है, आधुनिक मानव, उसने जन्म लिया है। उसके बाद में ये क्रम चलता रहा। लेकिन एक घटना ऐसी घटित हुई, मनुष्य का जो कर्मिक विकास था, जो बढ़ता हुआ विकास, पहले जानवर था, फिर आगे चलता गया, फिर आगे चलता गया, विकास होता गया और आज का आदि मानव हो गया। तो इसका अध्ययन चलता रहा, पहले से भी इसका अध्ययन चल रहा था। पता लगा रहे थे कि वास्तव में आदि मानव का इतिहास क्या है, इसके पूर्वज कैसे थे, कैसी इनकी बनावट थी। तो एक युगांतरकारी घटना घटित हुई जिन्हें इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में माना जाता है, जिसने ये साबित कर दिया कि वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे और कैसे थे। यानी कि मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में, जब मनुष्य का कर्मिक विकास का अध्ययन किया जा रहा था कि भाई मनुष्य कैसा था, पहले कैसा था और अब कैसा है, तो इस कर्मिक विकास के अध्ययन में एक ऐसी घटना घटित हुई जो 24 नवंबर 1859 24 नवंबर 1859 यानी कि मनुष्य के जो मानव जाति का कर्मिक विकास का अध्ययन किया जा रहा था, और इसी अध्ययन के दौरान 24 नवंबर 1859 को जो हमारे जो एक बहुत बड़े विद्वान थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, यानी कि 24 नवंबर 1859 को जब मनुष्य के इतिहास की जानकारी जो विद्वान जुटा रहे थे, तो उस दौरान हमारे जो एक विद्वान थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक प्रकाशित की। चार्ल्स डार्विन ने ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक की, और इस पुस्तक की खासियत यह थी कि इसमें बताया गया था कि मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। और जिस दिन ये पुस्तक प्रकाशित हुई, उसकी 1250 प्रतियां जो थी वही प्रकाशित हुई थी। मार्केट में मात्र 1250 प्रतियां आई थी, और उसी दिन ये 1200 की 1200 जो प्रतियां थी वो बिक गई थी।
और इस पुस्तक में क्या बताया गया था कि जानवरों के रूप में बदलकर मनुष्य का जीवन, यानी कि पहले मनुष्य कैसा था और उसके बाद में उसने कैसा रूप धारण कर लिया, यानी कि जानवर से ही क्रमिक रूप में विकसित मनुष्य। इस चीज को उसने चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक में रख दिया कि जानवरों के रूप में बदलकर मनुष्य का विकास। ये साबित किया उन्होंने इस पुस्तक में कि हमारे जो पूर्वज थे वो पहले किस रूप में थे, जानवर के रूप में, और फिर धीरे धीरे वक्त बदलते बदलते उसने कौन सा रूप धारण कर लिया, मानव का रूप धारण कर लिया। और उनकी कौन सी पुस्तक थी, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस पुस्तक की खासियत क्या थी कि जिस दिन ये प्रकाशित हुई उसी दिन इसकी 1250 प्रतियां मार्केट में बिक गई। ये बड़ा इतिहास था। लोग जानने के इच्छुक थे कि वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे, और जो आज हमने आधुनिक रूप ले रखा है, आदि मानव का रूप ले रखा है, उस रूप के पीछे कौन थे, हमारे पूर्वज कैसे थे, आज हमारा रूप कैसा हो गया है। तो कहने का मतलब इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि जानवर से ही, यानी कि जानवर से ही क्रमिक रूप में हम विकसित होकर क्या बन गए, मनुष्य या मानव बन गए हैं। तो ये चीज हमने देख ली है। समय की शुरुआत में आज का टॉपिक हमने इतना पढ़ लिया है, इतिहास के बारे में हमने जानकारी ले ली। इतिहास के बाद में हमने टॉपिक स्टार्ट किया समय की शुरुआत। कब हम समय की शुरुआत को मानते हैं, मनुष्य रूप में दिखने वाले प्राणी का प्रादुर्भाव कब हुआ, 56 लाख वर्ष पहले। और जो आदि मानव, आधुनिक मानव आज हम हैं, उसका जन्म पृथ्वी के ऊपर कब माना जाता है, लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व। पहले मनुष्य क्या था, धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। विद्वान इस चीज को नहीं मानते थे कि जानवर इनके पूर्वज रहे होंगे आदि मानव के, मत चलता रहा। वो ये मानते थे कि जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर जानवर आए हैं उसी प्रकार मनुष्य को भी परमेश्वर ने भेजा है। तो ये तर्क चलता रहा, कुछ अवशेष भी मिले, उनके ऊपर अध्ययन किया गया विद्वानों ने, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया कि जो हड्डी या जो मस्तिष्क की जो हड्डी मिली है वो आदि मानव से मिलती जुलती नहीं है। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें चार्ल्स डार्विन, जो कि मनुष्य के क्रमिक विकास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक पुस्तक रिलीज की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया, जानवर से क्रमिक विकास करके किसकी उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई। और इस पुस्तक की खासियत क्या थी कि लोग इच्छुक थे अपने बारे में जानने के लिए, अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए, कि जिस दिन 1250 प्रतियां इसके शहर में आई वो 1250 की 50 प्रतियां बिक गई। लोग इच्छुक थे और तब पता चला कि वास्तव में आज का जो आधुनिक मानव है उसका पूर्व में रूप कैसा था, उसके पूर्वज कैसे थे। थैंक यू।